ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है, और किस फॉर्म में रहती है, दिखती कैसी है। जहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है, जहां पे दो वेरिएबल हो, एक्स होगा और वाई होगा, ठीक है, और दोनों की पावर 1 1 होगी। इतना अभी तक हमने पढ़ लिया। और क्या पढ़ा है इसकी जनरल फॉर्म के बारे में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्या पढ़ा है अभी तक हमने, तीसरी चीज सॉल्यूशन पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए एक्स और वाई यानी कि पेयर में सॉल्यूशन मिलता है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू होंगी जिन पे इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स और वाई की ये वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया अभी तक। तो अब देखो सारे, अब हम देखेंगे कि यदि हमें कोई स्टेटमेंट दी हो किसी ने, ठीक है, उन स्टेटमेंट से हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, उन स्टेटमेंट को पढ़ के किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उस स्टेटमेंट में जो डाटा है उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो मैथ की बुक खोलो, आपके थर्ड चैप्टर जहां शुरू होता है उसमें ही 3.1 इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है कि एक लड़की अकेला नाम की मेले में घूमने जाती है और उसको वहां पे दो चीज पसंद आती है, एक तो क्या झूला झूलना और दूसरा गेम खेलना। ठीक है, उसको दो चीजें पसंद आती है। तो अब वहां पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि आपके पास कोई स्टेटमेंट हो तो आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकेला वेंट टू फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले होपला, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेज होपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जायंट व्हील। क्या कहता है कि लड़की मेले में घूमने गई, उसको दो चीजें पसंद आई, वहां पे गेम खेलना और झूला झूलना, लेकिन उसने जितनी बार झूला झूला उसके आधी बार, उसके आधी टाइम्स या आधा गुना उसने क्या खेला, गेम खेला। तो इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि उसने जितनी बार नंबर ऑफ राइड्स यानी कि जितनी बार झूला झूला, नंबर ऑफ राइड्स यानी कि झूला झूला, उसको क्या मान लिया x। ठीक है, और प्लेइंग गेम जितनी बार भी खेला उसको क्या मान लिया y। अब देखो क्या कहा उसने कि जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स प्लेइंग गेम, इसको y मान लिया। ठीक है, उसने कहा कि मैंने जितनी बार भी झूला झूला उससे आधी टाइम मैंने गेम खेला है। तो मान लो उसने झूला 10 बार झूला, ठीक है, तो गेम कितनी बार खेला होगा 5 बार। तो अगर हम इन दोनों आंकड़ों को, इन दोनों अंकों को इक्वल करना चाहते हैं तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि उसने जितनी बार झूला झूला उसके आधी बार उसने क्या खेला, गेम खेला। ठीक है ना, अगर उसने 8 बार झूला झूला तो गेम कितनी बार खेला 4 बार। तो अगर इन दोनों के इक्वल करना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ राइड्स यानी कि जितनी बार झूला झूला उसको क्या माना x, और जितनी बार गेम खेला उसको y। तो अगर इन दोनों को जैसे हमने समझा, अगर इनको भी इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। यानी कि हमने इस गिवन स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बना दी। अब देखिए वो क्या कहती है, अब क्या कहती है कि 3 रुपए तो है झूला झूलने की टिकट और 4 रुपए है राइड करने की टिकट। ठीक है, तो हमने झूला झूलने को क्या माना x, तो जितनी बार भी झूला कितने रुपए दिए होंगे टिकट के 3 रुपए, तो ये x हो गया। ठीक है, और +4y गेम खेलने को क्या माना y, तो जितनी बार भी गेम खेला होगा 4 रुपए दिए होंगे। अब टोटल उसके पास कितने थे 20 रुपीज, तो इन सबको इधर ऐड करेंगे, यानी कि इसने जो भी जितनी बार भी खर्चा किया उसको ऐड करके कितना खर्चा किया 20, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। तो हमने ये दो इक्वेशन फॉर्म की, एक तो 3x + 4y = 20 और x + 2y।
तो अभी हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो हम उसको कैसे इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हमने कैसी इक्वेशन फॉर्म की है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करना सीखा। तो ये दो इक्वेशन हमें मिली, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में, कि x और y की ऐसी वैल्यू मिलेगी हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए जहां पे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब एक बात सुनो, देखो हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो एनालिटिकल मेथड से, ठीक है, दूसरा ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। एनालिटिकल मेथड कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से किस तरह से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालेंगे, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। हम 3.2 में क्या पढ़ेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड से किस तरह से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। 3.34 में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इन मेथड का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर भैया 3.2 का बता दिया, 3.4 का बता दिया, 1 में क्या पढ़ेंगे, 3.1 में हम सिर्फ हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी उनका ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। 3.1 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, हम सिर्फ उनका क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो आपने 9th क्लास में भी किया है। तो 3.1 निकाल लीजिए, ठीक है। तो 3.1 निकाल ली सभी ने। तो देखो यहां पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या दी हुई है, हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट। इन स्टेटमेंट से हमने क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब आज से आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या कहता है कि आज से आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहा है, क्या कह रहा है, बेटा आज से 7 साल पहले आपकी एज, ठीक है, आपकी एज से मेरी एज 7 गुना थी। यानी कि हिंदी में, और मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में बोलूं तो क्या कहता है, बेटा आज से 7 साल पहले मैं, जितनी आपकी उम्र 7 साल पहले थी ना, मेरी उम्र आपकी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आफ्ताब की बेटी 7 साल पहले 2 साल की होगी, तो आफ्ताब की एज उसकी एज के कितनी गुना है, 7 गुना, यानी कि 14 साल का था आफ्ताब उस टाइम, ठीक है। ये सिर्फ माना है हमने, ठीक है। और आगे क्या कहता है कि आई शैल बी 3 times as old as you will be also 3 years from now। क्या कहता है कि आज से 3 साल बाद आपकी एज का, यानी कि मैं आज से 3 साल बाद मेरी एज, जो आपकी एज 3 साल बाद होगी ना, उससे मेरी एज 3 गुना होगी। यानी कि मान लो आपकी एज 3 साल बाद 12 साल है, तो मेरी एज कितनी होगी, आपकी एज के 3 गुना, यानी कि 36 साल। तो इन स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या मान लेंगे, x, ठीक है। और लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, क्या मान लेंगे, डी का मतलब डॉटर, स्पेस नहीं है ना, y मान लेंगे, ठीक है। तो आफ्ताब ने क्या कहा, आज से 7 साल पहले, तो आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7, ठीक है ना। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी, y माइनस 7, आज से 7 साल पहले। अब वो क्या कहता है अपनी बेटी को कि मेरी एज, जितनी आपकी एज उस टाइम थी, उसमें 7 की गुणा कर दो, उतनी मेरी एज थी। ये बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। क्या कहता है कि आज से 7 साल पहले जितनी आपकी एज थी, उसको 60 बार गुणा कर दो, उतनी मेरी एज थी उस टाइम पे। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो।
x माइनस 7 इज इक्वल टू HY माइनस या फिर इसको इधर ले आते हैं माइनस 7y और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको, क्या आएगा x माइनस 7y और प्लस का 42 42 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने किस तरह से स्टेटमेंट से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म कर लिया। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या कहा बेटा, आज से 3 साल बाद जितनी आपकी एज है ना उससे 3 गुना मेरी एज होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी होगी, x+3 और उसकी बेटी की y+3। तो क्या कहता है कि आज से 3 साल बाद बेटा आपकी जितनी एज होगी ना उसमें 3 से गुणा कर देना, उतनी मेरी एज होगी। उसकी बेटी ने कहा ठीक है पापा। भाई वाई तो आपने कहना उसके आफ्ताब की नहीं लिया, डॉटर के लिया आपने तो एज। हाँ वाई उसके डॉटर के लिए ना, तो सही है, उसकी डॉटर को ही तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, ये डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें ध्यान रखो आप। आफ्ताब ने क्या कहा उसकी बेटी से, उसकी बेटी की 3 साल बाद कितनी हुई, देखो प्रेजेंट एज के कितनी थी उसकी बेटी की y, 3 साल बाद कितनी होगी y+3। तो उसने कहा बेटा 3 साल बाद जितनी आपकी एज होगी ना मेरी एज आपकी एज के 3 गुना होगी। तो मान लिया हमने आफ्ताब की बेटी की एज आज से 3 साल बाद मान लो 12 साल की है। तो आफ्ताब कह रहा है कि आप 12 साल के हो ना, तो मेरी एज आपकी एज के 3 गुना है, तो आफ्ताब की एज कितनी हुई 36। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको 3 से गुना कर दिया। अब इसको भी सोल्व कर लो आप, x+3 माइनस 3y माइनस 9 करो सोल्व। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर ली हमने। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम इनका ग्राफ एक साथ बनाएंगे तीनों का। ठीक है, ये 2 इक्वेशन फॉर्म करी, कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2। आपको ग्राफ फॉर्म करना आता है ना, देखो मैं यहां पे बताता हूं। पहले हम इस एक इक्वेशन को लेंगे, क्या करेंगे, x और x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यूज चेक करेंगे, फिर उन वैल्यूज को ग्राफ बना के ड्रॉ कर देंगे, और फिर जो भी लाइन जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे उनको प्लॉट कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमेशा लीनियर इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहां पे हम कितनी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बना रहे हैं, 2। तो कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमेशा 2। अब वो कैसी भी मिल सकती है, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे को काटेंगी, चाहे पैरेलल होंगी, चाहे नहीं काटे। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू लेंगे पहले इस इक्वेशन के लिए, फिर दूसरी बार किस इक्वेशन के लिए लेंगे, इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, देखेंगे कि क्या आ रही है x की वैल्यू लेने पे, फिर उनका ग्राफ बनाएंगे। लेकिन ये काम एक साथ करेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक कोच ने कितने बैट खरीदे, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। तो हमने क्या मान लिया कि लेट x बी द नंबर ऑफ बैट। ठीक है, तो x बैट खरीदे उसने, तो 3 बैट खरीदे ना, तो x क्या मान लेते हैं, कॉस्ट मान लेते हैं। लेट x बी द कॉस्ट ऑफ बैट। तो 3 बैट खरीदे तो 3 इंटू x, और 6 बॉल खरीदी तो लेट y बी द कॉस्ट ऑफ बॉल। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, 3x, x क्या है, कॉस्ट ऑफ बैट, प्लस कितनी बॉल खरीदी, 6, और y क्या माना हमने, बॉल्स का प्राइस, और कितने में खरीदा टोटल, 3900। अब इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब दोबारा क्या कहता है कि उसने एक बैट खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ बैट क्या माना है हमने, x, और दोबारा से क्या खरीदी, 3 बॉल खरीदी, तो कॉस्ट ऑफ बॉल में क्या माना है हमने, y। तो इस 3y इज इक्वल टू कितने में खरीदी बेटा, 1300। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो पहले इस इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू रखेंगे और फिर y की वैल्यू चेक करेंगे, फिर इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू रखेंगे या y की वैल्यू चेक करेंगे। y की भी रख सकते हैं, x की वैल्यू चेक कर सकते हैं।
दोनों में से जिसकी जिसकी भी वैल्यू आप रखोगे उसका जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको इक्वेशन में मिल जाएगी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड इन 160 रुपीज। सो लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ एप्पल। लेट, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, एक्स बी द कॉस्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, तो कितने एप्पल खरीदे उसने? 2 kg, तो 2x। और y भी द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, कितने किलो ग्रेप्स खरीदे बताओ? 1 kg, तो y कितने में खरीदे? 160। दूसरी बार क्या कहता है? 4 kg, तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2y इज इक्वल टू 300। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें कॉमन नहीं ले सकते भैया? ले सकते हैं कॉमन, ना ले सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में या तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू देखेंगे, या हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू देखेंगे। फिर सेम इसी तरह इसमें या तो x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू देखेंगे, और जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की भी 2 इक्वेशन आ गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की भी और थर्ड क्वेश्चन की। अब इनका ग्राफ हम एक साथ प्लॉट करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो अभी तक हमने क्या कर दिया था? एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चंस को, जो स्टेटमेंट थी उसको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब देखो हमें इन तीनों क्वेश्चंस के लिए ग्राफ फॉर्म करना है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। देखो इस इक्वेशन में हम x की या y की कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से क्या किया, देखो दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या पुट करी? 0 पुट करी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? 6। ठीक है, 7 नहीं। उसके बाद हमने y की वैल्यू क्या पुट करी? 7। तो x की वैल्यू भी क्या आई? 7। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ये नहीं कि सर ने ये पुट करी है तो आपने लिख ली नोटबुक में। ठीक है, तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू पुट करें? देखो x की या y की कोई सी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि या तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बहुत बड़ी ना आए, या फिर फ्रैक्शन में आप पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर इस इक्वेशन के लिए देखो हमने दोबारा क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -2। आप पुट करके देखेंगे यही आएगा। फिर x की वैल्यू कितनी पुट करी हमने? 6। सो 6 - 6 0, तो y की वैल्यू 0 आई। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो सीखो। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे, x 0 कहां होता है? ओरिजिन पर। y = 6 कहां है? ये रहा। ठीक है, सही है। x = 7 कहां है? ये रहा। y = 7 कहां पे होगा? ये होगा यहां पे। ठीक है, तो अब आपको इस पॉइंट को क्या करना है? मैच करना है। करो, तो ये इस तरह की लाइन आएगी आपकी, समझ पाए? अब इस इक्वेशन के लिए हो गया, अब इसके लिए करो। ये कौन सी का है? x - 7y = 42। हाँ, -42, वेरी गुड, -42। अब इस इक्वेशन के लिए करो, x = 0 और y = -2 यहां पे। ठीक है, x = 6 ये रहा, y = 0 यानी कि यहां पे। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो? -2 से 6, ये समझ गए? इस तरह की लाइन आएगी। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। देखो आप x की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो हो सकता है आपका ग्राफ अलग बने थोड़ा बहुत, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आपने ठीक ली है, ठीक से अगर आपने सोल्व किया है तो आपका ग्राफ सही बनेगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, x + 2y = 1300, x + 3y = 1300। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी पहले अपनी मर्जी से, 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई? 650। फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू क्या पुट की? 300, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी? 500।
फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू 1300 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? 0। देखो हमने इस बार 3 पॉइंट पुट किए, 2 में भी ग्राफ बन जाएगा। आप लोग बना सकते हैं, अपनी मर्जी से पुट करना, तभी आपको सीखने को मिलेगा। इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू पुट करी 100, तो y की वैल्यू कितनी आई? 400। x की वैल्यू पुट करी 400, y की वैल्यू कितनी आई? 300। ओके, एंड x की वैल्यू पुट की 1300, तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। तो अब इन दो इक्वेशन के पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 ओरिजिन, y की वैल्यू 650, ये रहा। ठीक है, y की वैल्यू 650 ये रहा। ओके, x की वैल्यू 300 कहां पे है? ये यहां पे आएगी। y की वैल्यू 500 कहां पे आएगी? y की वैल्यू 500 कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। ठीक है, सही है ना? 500। तो अब इन पॉइंट्स को मैच कीजिए। तो ये इस तरह की एक लाइन आएगी जो 1300 पे कट करेगी, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? 1300 और 0। ठीक है, ये इस तरह की एक लाइन आएगी। मैंने रफ बनाया, आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अब इस इक्वेशन के लिए देखो, देखो 1300 और 0 ये पॉइंट आया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए देखो, x की वैल्यू 100 कहां पे आएगी? यहां पे। y की वैल्यू 400 यहां पे। ठीक है, x की वैल्यू 400 यहां पे, y की वैल्यू 300 यहां पे, और x की वैल्यू 1300 यहां पे, y की वैल्यू 0, यानी कि ये भी यहीं पे जाके मैच करेगा। तो इस तरह की एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये लाइन यहां पे दोनों मैच कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो मैंने पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कराया है। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखो तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करी हमने? 50, तो y की वैल्यू क्या आई? 60। x की वैल्यू क्या पुट की? 60, y की वैल्यू क्या आई? 40। आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है ना, ये नहीं कि जो वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं वही आपको पुट करनी है। x की वैल्यू 50 पुट करी, y की 50 आई, x की वैल्यू 60 पुट करी, y की वैल्यू 30 आई। तो इस इक्वेशन को पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 50 ये रही, y की वैल्यू 60 कहां पे आएगी? ये रही। ठीक है, x की वैल्यू 60 ये रही, y की वैल्यू 40 ये रही, यहां पे आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं कर दो, ये कर दिया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 50 ये रहा पॉइंट, और y की वैल्यू भी 50, तो ये थोड़ा यहां आएगा। ठीक है, ये पॉइंट रहा, दिख गया? x की वैल्यू 60 ये रहा, y की वैल्यू 30, करो कहां पे? 60 और 30, ये पॉइंट रहा, इसको भी मैच कर दो। तो इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये 3.1 के तीनों क्वेश्चंस के ग्राफ है। आप इनको अच्छे से देखो, समझो पहले, और फिर अपनी तरफ से भी वैल्यू पुट करके देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम 3.2 में बढ़ेंगे। देखो, अब जो बात मैं बता रहा हूं ना, आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सभी इधर देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पे हम कितनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं? 2 पेयर पढ़ रहे हैं, तो यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन होंगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो, ये 3 कंडीशन ही बनेगी हर दफा। आपको मैं कितनी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर दे दूं 2 वेरिएबल्स के, ठीक है, यानी कि मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर में कितनी बहुत सारी इक्वेशन दे दूं, ठीक है,
और मैं कहूं कि इनके ग्राफ बनाओ, तो देखो लाइंस अलग अलग आ सकती है, लेकिन हमेशा ये तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो वो लाइन कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी। या फिर वो कौन सी लाइन होंगी, कोइंसाइड कर जाएगी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे ही, यानी कि पहली लाइन ये और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर। इसका मतलब ये कितनी लाइन है, एक दो, दूसरी लाइन इसके ऊपर है, तो इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ में आपको ये तीन कंडीशन ही मिलेगी हमेशा, चाहे कोई सी भी इक्वेशन आपको दी हुई हो, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए कैसी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तीन कंडीशन हमें कुछ बताती है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं इन तीन कंडीशन को वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो ये कौन सा एग्जाम्पल का ग्राफ है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने क्या बताया था, एक लड़की कहां पे घूमने जाती है, मेले में, है ना, ठीक है, मेले में घूमने जाती है, उसने जो भी किया वहां पे वो हमने सब समझ लिया, उसका ग्राफ है ये। और यहां पे देखो लाइन एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन के पास क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इधर देखो सारे, ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी दोबारा, तो इसका मतलब इस केस में जब इस तरह का ग्राफ हो तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, सिंगल सॉल्यूशन आएगा, एट मोस्ट वन, ठीक है, एट मोस्ट वन भी नहीं कह सकते, ओनली एंड ओनली वन, ठीक है, यानी कि यूनिक, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप करके भी देखना, 4 और 2 के अलावा कोई भी, यानी कि उसने 4 बार झूला झूला और 2 बार गेम खेला, इसके अलावा कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा ये कौन सा है कि 2 बच्चियां यहां पे वो स्टेशनरी की दुकान से कुछ खरीद के लाती है, ठीक है, देखो इसका ग्राफ देखो, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। अब मैं कहूं कि इन दोनों लाइंस में आपको कितने कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ सारे पॉइंट कॉमन है, अरे सारे कॉमन है, एक लाइन, ये उंगली कितनी है, एक नहीं है, 2 है ये, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, कौन साइड लाइन क्या होती है, एक के ऊपर एक, जैसे मैंने पूछा भी आपने एक बताया, लेकिन ये तो 2 है। इसी तरह से लाइन से दिख एक रही है, लेकिन है कितनी, 2, तो कितने पॉइंट्स कॉमन है, मैनी, सारे, बहुत सारे कॉमन आएंगे इसमें, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ढेर सारे, कितने, ढेर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन ये है कि लाइन पैरेलल लाइंस हो सकती है। ये लाइन कहां पे कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को कहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है कहीं, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस तरह की इक्वेशन के लिए आपको उन दोनों इक्वेशन में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना ही उन दोनों इक्वेशंस का कोई आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह की जब भी पैरेलल लाइंस आएंगी तो उन पेयर का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको बतानी मैंने बहुत जरूरी है। अब देखो हमने पढ़ लिया, ग्राफ स्टडी कर लिए, ये पता लग गया हमको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में ये 3 कंडीशन आ सकती है, लाइंस या तो क्या रहेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, या दूसरा कोइंसाइड हो जाएगी, या तीसरा पैरेलल लाइन हो जाएगी। और ये बताती क्या है हमको, सॉल्यूशंस के बारे में बताती है ना, कि इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और कोइंसाइड कर रही है तो ढेर सारे होंगे, और पैरेलल है तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ा क्यों है, क्योंकि 3.3 में या 2 में आपसे ऐसे पूछेगा, आपको एक दो लीनियर इक्वेशन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन किस तरह का सॉल्यूशन रखती है, तो आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन लोगे, फिर ग्राफ बनाओगे, ये सब करोगे, नहीं, हम उसके लिए भी एक दूसरी चीज पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको एक ये बताई थी ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ax प्लस by प्लस c, a1 b1 c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंडीशन देखो क्या है, अगर a1
बाई A2, यानी कि पहली इक्वेशन का A1 दूसरी इक्वेशन का A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो हम ग्राफिकली हमको कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो देखो हमें दो इक्वेशन दी, हमसे पूछा कि भाई बताओ ये कैसा सॉल्यूशन रखती है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने बैठेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन के A1 को ले लेंगे, दूसरी इक्वेशन के A2 को ले लेंगे और उनको डिवाइड करके देखेंगे, फिर B1 और B2 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो इक्वल नहीं आए तो हम सीधा ही क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये भी पूछ सकता है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आप एक बात बताओ कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइड होगी। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, इस A1 को ले लेंगे, इस A2 को ले लेंगे, इस B1 को ले लेंगे, इस B2 को ले लेंगे और ये चेक करेंगे A1 बाय A2 B1 बाय B2। अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट, और इस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ये बात इतनी बेहतर समझ में आई सबको। अब देखो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है, अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन इन दे रखे टू वेरिएबल्स और आपसे पूछे कि बताओ इस इक्वेशन के पास कौन कितने सॉल्यूशन है, और ये भी पूछे कि लाइंस का नेचर बताओ, लाइंस कैसी होंगी, तो आप क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को इस तरह रख के देखेंगे। अगर वो इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी, और लाइंस का नेचर कैसा है, कोइंसाइड। तो मतलब इन कांस्टेंट से A1 A2 B1 B2 से हम शॉर्टेस्ट वे में क्या बता सकते हैं, लाइंस का नेचर भी बता पाएंगे बिना ग्राफ खींचे, है ना, और क्या बता पाएंगे कि वो किस तरह के सॉल्यूशन भी रखती है ना, क्योंकि हमें एक बार मान लो ये पता चल गया कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी होगी, हमने ये A1 बाय A2 और B1 बाय B2 करके देखा, हमें पता चल गया कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग है तो ये पता चल जाएगा कि वन सॉल्यूशन है। दूसरी इक्वेशन हमें कोई दी हुई दो, ठीक है, हमें चेक करना है कि लाइंस कैसी है, सॉल्यूशन कैसे हैं, तो हमने क्या किया, A1 बाय A2 B1 बाय B2 चेक किया, ठीक है, वो इक्वल आ गए, फिर हमने C1 बाय C2 भी चेक किया, तीनों इक्वल आ गए। उस केस में हमें क्या पता चल जाएगा कि लाइन कैसी है, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे को, है ना, कोइंसाइड कर रही है, और कोइंसाइड कर रही है तो ये भी पता चल जाएगा फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो है ना ये इजी वे। तो इसका देखो अगर पैरेलल लाइन से तो क्या होगा, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये पैरेलल है नहीं, हमें दो इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है ना, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अलग अलग x की वैल्यू y की वैल्यू लेके ग्राफ बनाएंगे, नहीं, हम A1 लेंगे A2 लेंगे, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। हम पहली इक्वेशन का A1 लेंगे, A2 लेंगे, B1 लेंगे, B2 लेंगे, C1 लेंगे, C2 लेंगे, और इनको इस तरह से चेक करेंगे, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि लाइन का नेचर कैसा है, यानी कि ग्राफिकली वो किस तरह की लाइन है, और जब ग्राफिकली पता चल गया तो सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी था। अब मैं ये सारी चीज आपको एक टेबल में लिख के दिखाता हूं, ठीक है, और वो इक्वेशंस भी बताता हूं क्या थी आपको, ठीक है। तो देखो इसके लिए इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो x कितना है यहाँ पे 1, A1 कितना है यहाँ 1 है ना A1, तो A1 चेक करो, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3 और 2 4, क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं, तो हमें अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या होगा, लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, और लाइन पता चल गया तो सॉल्यूशन पता चल जाएगा। इसकी इक्वेशन देखो क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब रखो यहाँ पे A1 क्या है 2,
4 4 3 3 6 6 9 9 18 18 माइनस में 9 है बस। माइनस कुछ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 9 1 जा 9 है 1/2 1/2 1/2। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, लाइंस का नेचर कैसा है, लाइंस कैसी होंगी उस केस में, कोइंसिडेंट है ना, कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंट मींस कोइंसाइड कर जाएगी एक दूसरे को। अगर हमें लाइंस का नेचर पता चल गया तो फिर सॉल्यूशन भी बता देंगे इससे कितने हैं, तो है ना ये कमाल की चीज। तो इस केस में देखो इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। रखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की 2 b1 की 1 2 4 b2 की 4 c1 की 4 और c2 की 12 12। अब देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो आ रहा है, लेकिन C1 4 1 जा C2 4 नहीं आ रहा। लेकिन c1 by c2 नहीं आ रहा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें किसका नेचर पता चल जाएगा, लाइंस का नेचर पता चल जाएगा कि लाइंस कैसी है। अभी भी कई बच्चे मुंह पाड़ रहे हैं इधर उधर, इतना समझाने के बाद तो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। हम दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी होंगी, हम अब ग्राफ नहीं बनाएंगे, इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे हम, हमसे वो सीधा पूछेगा। अगर सीधा पूछता है कि लाइंस का नेचर बताओ और सॉल्यूशन बताओ तो हम ये मेथड अपनाएंगे, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 वाला। तो जो इन तीनों केस को याद रखना है, जो भी सेटिस्फाई हो तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, नेचर ऑफ लाइंस। फिर नेचर ऑफ लाइंस पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये आपको नोट करना है, ये नहीं नोट करना, जो मैं टेबल बनवाऊंगा वो नोट करनी है। अब देखो ये टेबल है जो आपको नोट करनी है, ठीक है, ये टेबल है। देखो हमने अभी तक क्या सीखा, मैं एक बार फिर से समराइज करा देता हूं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती थी, इधर देखो सारे बच्चे, नोट मत करो, अब नोट मत करो सारे, इधर देखो। हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, नोट मत करो सारे, इधर देखो। हमारे पास दो इक्वेशन होती थी इस तरह की, ठीक है। हमसे क्या पूछता था कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ग्राफ बनाओ। हम ग्राफ बनाते थे, एक एक पॉइंट निकाल के इनका सबका दो दो ग्राफ बनाते थे। फिर हमने क्या देखा ग्राफ बना बना के कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिर्फ तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। क्या, या तो लाइंस वहां पे कैसी होती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, या फिर पैरेलल होती है, या फिर कोइंसाइड कर जाती है। ये तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमें। तो ठीक है, ये पता चल गया ऐसे ग्राफ बनाने से, और ये भी पता चल गया कि इंटरसेक्ट करती है तो एक ही सॉल्यूशन होगा यूनिक, कोइंसाइड करती है तो बहुत सारे होंगे, पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि ये ग्राफ बनाने के झंझट से बचा लो, हमें तो इक्वेशन देखते ही पता बता दो कि नेचर ऑफ लाइन कैसा होगा, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, और सॉल्यूशन के बारे में बता दो। तो फिर क्या हुआ कि जब हमें शॉर्ट वे चाहिए था कि हमें तो देखते ही पता चल जाए, तो फिर हमें क्या पता चला कि अगर हम इन इक्वेशन के कांस्टेंट्स को हमने देखा और इनके बीच में क्या था, एक खास तरह का रिलेशन था, तो उस रिलेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो अब यदि हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह की दो लीनियर इक्वेशन दी हो और क्या पूछे कि नेचर ऑफ लाइन बताओ, ठीक है, नेचर ऑफ लाइन बताओ, और क्या बताओ कि किस तरह के सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के पास, तो क्या करोगे आप, पॉइंट निकाल के ग्राफ बनाओगे? नहीं, देखो क्या करेंगे, इसका a1 लेंगे और दूसरी का a2, इसका b1 लेंगे, दूसरी इक्वेशन का b2, इसका c1 लेंगे, दूसरी इक्वेशन का c2 लेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, इस रिजल्ट को देखेंगे, क्या देखेंगे, इस रिजल्ट को कंपेयर करा के देखेंगे। अगर ये रिजल्ट आया, इन तीनों को क्या करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो अगर इस तरह का रिजल्ट आया, ठीक है, देखो यहां पे c1 by c2 भी इक्वल नहीं होगा, मैं भी बता रहा हूं आपको, लेकिन यही बहुत है। कभी किसी केस में अगर रेयरली कभी हो जाता है, होगा नहीं वैसे, तो इतना ही बहुत है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यहां पे कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सीधा ही हम क्या बता देंगे, इंटरसेक्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप एक चीज लिखना, नेचर ऑफ लाइंस, ठीक है। नेचर ऑफ लाइन मतलब वो लाइन किस तरह की होगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। और कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होंगी, इस तरह की होंगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी और फिर कभी नहीं मिलेगी आपस में, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस आएंगी। उसके बाद दूसरी को इक्वेशन दी, फिर हमने उसके कॉन्स्टेंट्स को क्या किया, इस फॉर्म में लिखा, और हमने क्या देखा कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 का रेशियो भी b1/b2 का भी और c1/c2 का भी रेशियो इक्वल आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में लाइन कैसी मिलेगी हमें, कौन साइड लाइन, यानी कि एक के ऊपर ही एक और लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में सॉल्यूशन कितने होंगे फिर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। एक और इक्वेशन थी हमारे पास तीसरे में, उसमें हमने चेक किया ये, तो क्या हुआ, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल था, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं था। इस तरह की कंडीशन आए तो लाइंस का नेचर हम बता देंगे कैसा होगा, पैरेलल लाइंस, यानी कि वो लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। और उस केस में सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अब आप नोट कर लो। एक चीज आप और देखना, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं हमारे यहाँ के, बहुत महान देखो मैंने आपको क्या बताया था, जर्नल एक्सप्रेशन बताया था ना, जर्नल रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखना, जो x के साथ कांस्टेंट होता है उसको a बोलते हैं, जो y के साथ होता है उसको b, और जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होता है उसको c बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के x के साथ जो कांस्टेंट है उसको a1, y के साथ है जो b1 और कांस्टेंट को c1, और जो दूसरी इक्वेशन में होगा उसको x के साथ उसको a2, जो y के साथ होगा उसको b2 और जो कांस्टेंट होगा उसको c2। अब नोट कर लो इसको।